Good evening, students. So, this is the 11th part of our special lecture series on Rajasthan APO 2026. And in this lecture, we are going to conclude our discussion upon the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. Now, पोक्सो से पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने बीएनएसएस कर लिया, हमने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कंप्लीट कर लिया, हमने आर्म्स एक्ट कर लिया एंड हमने जे एक्ट 2015 भी कंप्लीट कर लिया। जो भी मेरे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये स्पेशल लेक्चर सीरीज अभी चला रहा हूँ, ये सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। इसमें हम लोग बहुत डिटेल में चीज़ों को नहीं समझ रहे, हम बस एक लेमैन के तरीके से चीज़ों को समझ रहे जो आपके एग्जाम के पीओवी से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डिटेल लेक्चर सीरीज जो है, जो ये माइनर लॉज है, जो इनके डिटेल लेक्चर सीरीज है, वो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने के बाद में बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें आपको केस लॉज मिलेंगे और बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा सारे सेक्शंस का, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पोक्सो की, तो पोक्सो का जो प्रीलिम्स का पार्ट है, दैट ओनली कंटेन्स फ्रॉम सेक्शन 1 to 12। तो हमें खाली आज 12 सेक्शन ही करना है। ठीक है, इसको हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो जब भी हम लेक्चर को शुरू करते हैं, इससे पहले हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का एक्ट नंबर क्या है, प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली थी और इनैक्टमेंट डेट क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसका जो एक्ट नंबर है इट इज 32 ऑफ 2012। आप इसको याद रख सकते हैं विद आर्टिकल 32। ठीक है, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूं बस आपको, आर्टिकल 32 से आप याद रख सकते हैं कि इसका एक्ट नंबर था 32। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिला था 19 जून 2012 को, एंड 14 नवंबर 2012 was decided to be the date from which this law came into force. ठीक है, अब इसका प्रियम्बल हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्रियम्बल में क्या है। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। अब अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को देखते हैं, तो इसको देख के आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर लेगिस्लेशन का जो लेगिस्लेटिव पर्पस है, वो ये नहीं है कि हम जो बच्चों के अगेंस्ट में अपराध करते हैं उनको पनिश करें। इवन दो जब हम इसको लास्ट में पढ़ते हैं, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू, यहां पे ये मैटर कवर हो जाएगा कि अगर बच्चों के अगेंस्ट में आप कोई भी क्राइम करते हो तो आपको हम पनिशमेंट देंगे। लेकिन जो प्राइमरी लेगिस्लेटिव पर्पस है इस पर्टिकुलर लेगिस्लेशन को इनैक्ट करने का, वो क्या है? The protection of children, the protection of children from offenses related to sexual assault, sexual harassment and pornography। ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि पोक्सो एक्ट को इनैक्ट करने का पर्पस क्या था, तो आप लिखोगे इसका पर्पस ये था कि हम चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसे ऑफेंसेस से जो सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड हो, जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड हो और जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो याद रखना इस पर्टिकुलर लेगिस्लेशन का पर्पस पनिश करना नहीं है, इस पर्टिकुलर लेगिस्लेशन का पर्पस प्रोटेक्ट करना है। अब एक सवाल काफी सारे लोगों के दिमाग में होगा कि हमारे पास पहले से बीएनएस है। ठीक है, और ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेक्शन 65 से लेके सेक्शन 63 से लेके 93 तक हमारे पास ये जितने भी ऑफेंसेस यहाँ पे कवर्ड है वो वहां पर भी कवर्ड है। मतलब 63 से 93 के अंदर जितने भी ऑफेंसेस पोक्सो के अंदर बनाए गए हैं वो इसके अंदर भी कवर्ड है। तो ऐसी क्या नीड आ गई कि हमें एक स्पेशल लेगिस्लेशन बनाना पड़ा? देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसके ये नीड क्यों आई है, पहले ये नीड समझते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसका 3rd पैराग्राफ पढ़ते हो तो यहाँ पे लिखा है, एंड वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सीडेड ऑन द 11 दिसंबर 1992 टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड adopted by the General Assembly of the United Nations, which has prescribed a set of standards to be followed by all state parties in securing the best interest of the child। अब अगर आप 3rd पार्ट पढ़ते हो तो आपको एक चीज समझ में आता है कि 11 दिसंबर 1992 को हम एक कन्वेंशन के सिग्नेटरी पार्टी बन गए थे। मतलब हमने उस कन्वेंशन को साइन कर दिया था। कब किया था? 11 दिसंबर 1992। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस दिन हम क्या किए थे? हम एक सिग्नेटरी
पार्टी बन गए थे ऑफ द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड which was adopted by the UNGA in the year 1989. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, देखिए कन्वेंशन क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस लॉ को इनैक्ट क्यों किया गया है. ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं इस वर्ड के कन्वेंशन की, तो कन्वेंशन क्या होता है. देखिए कन्वेंशन एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिटवीन स्टेट्स. स्टेट्स जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब है कंट्री. ठीक है, कंट्रीज के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, और वो फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू एक दूसरे को वादा करते हैं कि जो भी किसी कन्वेंशन के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने डोमेस्टिक और लोकल लॉज में. ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर देयर आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखेंगे, and whereas the state parties to the convention on the rights of the child are required to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent, these are the guidelines, the inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity, the exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices, the exploitative use of children in pornographic performances and materials. So these are the guidelines जो कि कन्वेंशन में डाली गई थी. अब हमने फॉर्मली एग्री कर लिया है इस कन्वेंशन में एंटर करते ही कि इन गाइडलाइंस को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने डोमेस्टिक और लोकल लॉज में. तो पहला तो ये रीजन हो गया जिसकी वजह से हमें पोक्सो एक्ट को इनैक्ट करना पड़ा. ठीक है, अब दूसरा रीजन पे आते हैं. अब देखिए जब हम बात करते हैं सेक्शन 63 से लेकर 93 बीएनएस की, तो यहां पर बच्चे, चाइल्ड और वुमेन के अगेंस्ट में अगर आप कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस करते हो तो आपको पनिश किया जा सकता है. मतलब अगर 63 और 93 के अंदर ऐसे एक्ट और ओमिशन को पनिशेबल बनाया गया है जो कि लाइक कोई सेक्सुअल ऑफेंस है. ठीक है, कोई सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल ओमिशन है जो कि किसी चाइल्ड या किसी वुमेन के अगेंस्ट में किया जा रहा है. ठीक है, बट प्रॉब्लम यहां पर यह है ना कि अगर आप बीएनएस के स्कीम को देखोगे, व्हेन यू रीड बीएनएस विथ बीएनएसएस, तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो बर्डन होता है एक्यूज्ड के गिल्ट को प्रूव करने का, वो होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर. ये ध्यान रखना. ठीक है, जो बर्डन होता है एक्यूज्ड के गिल्ट को प्रूव करने का, वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है. ये जनरल स्कीम है किसी भी क्रिमिनल लॉ की. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं. जैसे जब हम सेशंस ट्रायल की बात करते हैं, तो सेशंस ट्रायल एकमात्र ऐसा ट्रायल है जिसके अंदर 2 स्टेजेस पे एक्विटल हो सकता है. जैसे आपको पता होगा कि जैसे ही चार्ज फ्रेमिंग हो जाता है उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस का स्टेज आता है. ठीक है, एंड जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस यहां पर खत्म हो जाता है तो यहां पर आपका आता है सेक्शन 351 बीएनएसएस, दैट इज डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज्ड. फिर इसके बाद आपका शुरू होता है डिफेंस एविडेंस, एंड यहां पर आपका आता है जजमेंट. ठीक है, अब देखिए जब हम सेशंस ट्रायल की बात करते हैं तो सेशंस ट्रायल में अगर प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सेशंस कोर्ट है वो चाहे तो एक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है. ठीक है, प्लस अब डिफेंस एविडेंस खत्म हो गया, जजमेंट का स्टेज आया, तो यहां पर भी जो कोर्ट है, जो सेशंस कोर्ट है, वो एक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है. तो सेशंस ट्रायल एकमात्र ऐसा ट्रायल होता है जहां पर एक्विटल 2 स्टेजेस पे हो सकता है. ठीक है, ये मैंने बीएनएसएस में बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप मेरे लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं. अब मेरी बात को ध्यान समझिए, मैंने अभी आपको ये चीज बताया कि जनरली किसी भी पीनल ऑफेंस में क्या होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये बर्डन होता है कि वो एक्यूज के गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करें. है कि नहीं, समझ में आ गया आपको ये चीज. ठीक है, लेकिन जब हम इन स्पेशल लॉज को पढ़ते हैं तो यहां पर एक प्रिजम्पशन हम रेस करते हैं कि एक्यूज ने वो ऑफेंस कमिट किया, और बर्डन हम एक्यूज के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं कि तुम डिस्प्रूव करो कि तुमने वो ऑफेंस कमिट नहीं किया है. जनरली जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो क्या है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ऑफेंस कमिट किया है. लेकिन जो ये स्पेशल लॉज होते हैं, लाइक पोक्सो हो गया, आपका एनआई एक्ट हो गया, एनआई एक्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 139, ठीक है, और पोक्सो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 29. ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोविजंस ये कहते हैं कि कोर्ट जो है वो एक प्रिजम्पशन रेस करेगा कि जो एक्यूज्ड है उसने ऑफेंस कमिट किया है.
एंड अगर एक्यूज्ड अपना बर्डन अगर रिलीव नहीं कर पाता है, मतलब वो इस बर्डन को नहीं हटा पाता है कि मैंने ऑफेंस नहीं कमिट किया है, तो कोर्ट सिर्फ इस प्रिजम्पशन के बेसिस पर भी एक्यूज्ड को गिल्टी ठहरा सकता है और इसको कन्विक्ट कर सकता है। समझ में आया आपको? तो देखिए, अब बात यहां पर यह है कि चिल्ड्रन के अगेंस्ट में और वुमेन के अगेंस्ट में जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है तो बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इन सेंसिटिव मैटर से डील करने के लिए हम कोई स्पेशल लॉ इनैक्ट करें। तो अब हमारे पास दो रीजंस आ गए। पहला रीजन तो ये है कि हम एक कन्वेंशन में एंटर किए, ठीक है। अब कन्वेंशन में हम एंटर किए हैं और यहां पर ये स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हम जो भी गाइडलाइंस है कन्वेंशन को इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने डोमेस्टिक एंड लोकल लॉ में। तो पहला तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन यहां पर ये हो गया कि देखो भाई, जो वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस किए जाते हैं बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। तो इन सेंसिटिव मैटर से डील करने के लिए हमें एक अलग प्रोसीजर चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, इस अलग प्रोसीजर से हम किस पर्पस को अचीव कर रहे हैं? हम इस पर्पस को अचीव कर रहे हैं कि चाइल्ड को हम प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि अगर हम ये प्रिजम्पशन रेस करके चलेंगे कि अगर लाइक कोई चाइल्ड या लाइक उसका रिलेटिव या कोई फैमिली मेंबर कोई भी आके अगर ये कहता है कि आपने इस चाइल्ड के अगेंस्ट में कोई अपराध किया है, तो पहले हम ये मान के ही चलेंगे कि आपने वो अपराध किया है और आपको डिस्प्रूव करना पड़ेगा कि आपने वो अपराध नहीं किया है। समझ में आ गया आपको ये चीज? तो पर्पस आपको समझ में आ गया ना कि हमने इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को इनैक्ट क्यों किया है। अब बाकी प्रियम्बल का पार्ट पढ़ लेते हैं। Whereas clause 3 of Article 15 of the Constitution, among other things, empowers the state to make special provisions for children. अब देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि आपको कुछ ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अब उन ग्राउंड्स के अंदर अगर हम देखें तो एज भी आ जाएगा, जेंडर भी आ जाएगा, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इज अ सेविंग क्लॉज, ठीक है। एंड इट सेव्स चिल्ड्रन एंड वुमेन फ्रॉम द जनरल रूल कंटेन्ड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1, ठीक है। ये एक सेविंग क्लॉज और ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है और जो पार्लियामेंट है, दे आर इंपावर्ड टू इनैक्ट स्पेशल लॉज फॉर द चिल्ड्रन एंड वुमेन। जनरली क्या कहते हैं कि आपको लाइक किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना है, आपको एज के बेसिस पर, आपको जेंडर के बेसिस पर भेदभाव नहीं करना है किसी के बीच में। मतलब ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाओगे जो एज और जेंडर के बेसिस पर भेदभाव कर रहा हो। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इज अ सेविंग क्लॉज और इसी के वर्चू से जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लॉज को इनैक्ट करती है। समझ में आ गया आपको? एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता देता हूं कि जो क्रिमिनल लॉज के रिगार्डिंग जो मैटर होते हैं उस पर लॉ बनाने की जो पावर स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट डिराइव करता है वो करते हैं फ्रॉम कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री 1 एंड 2 और इसको हम पढ़ते हैं कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रेड विथ आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एंड यहां से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड वेयर एज इट इज नेसेसरी for the proper development of the child that his or her right to privacy and confidentiality be protected and respected by every person by all means and through all stages of a judicial process involving the child। मतलब यहां पर ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन ये भी प्रयास कर रहा है कि अगर चाइल्ड के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और वो मैटर जुडिशरी लाइक जज तक पहुंच गया है, मतलब कोर्ट तक पहुंच गया है, तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो चाइल्ड की प्राइवेसी है और लाइक जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उस मैटर की वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। एंड इट शुड बी रेस्पेक्टेड बाय एवरी पर्सन बाय ऑल मीन्स एंड थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ ए जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपने कभी पोक्सो का ट्रायल होते हुए देखा होगा तो आपको ये शायद पता हो कि जैसे मान लो जब भी पोक्सो का ट्रायल होता है ना, ये मान लो कोर्ट रूम है, ठीक है, तो यहाँ पर ना एक चैम्बर सा होता है, यहाँ पर जो एक्यूज्ड होता है उसको अंदर डाल दिया जाता है, यहाँ पे आपके जज साहब बैठते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है। तो जो चाइल्ड विक्टिम होता है वो कभी भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता कोर्ट में, होता है कुछ इंस्टेंसेस पे होता है, बट जनरली अगर आपको उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करना है या अगर आपको क्रॉस करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्क्रीन लगा रहेगा। स्क्रीन में चाइल्ड जो है वो किसी एनजीओ के मेंबर के साथ बैठा होगा या तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के साथ बैठा होगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद यहाँ से लाइक जो वकील है वो क्रॉस करता है उसका, ठीक है। तो चाइल्ड जो है फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता कोर्ट में। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, अभी हमने ये चीज पढ़ा कि कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी मेंटेन करना है, ठीक है। एंड हमें ये भी इंश्योर करना है कि चाइल्ड के जो राइट्स हैं वो पूरे जुडिशियल प्रोसेस में
प्रोटेक्टेड रहें। तो यहां पर हम एक मेजर लेते हैं बाय वर्च्यू ऑफ पोक्सो एक्ट कि कभी भी जो एक्यूज होता है उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता चाइल्ड के साथ थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रायल। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रायल जो एक्यूज्ड है उसका चाइल्ड विक्टिम के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। इसीलिए हम ये चीज मेंटेन करके चलते हैं कि जो चाइल्ड विक्टिम है वो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर हो, और अगर एक्यूज कोर्ट में आया है तो उसको किसी ऐसी जगह पे रखा जाए जहां पे चाइल्ड उसको डायरेक्टली देख ना पाए। समझ में आ गया आपको? आगे एंड लास्ट वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। एंड वेयर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन आर हीनियस क्राइम्स एंड नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। यहां पे देखिए क्या रिकॉग्नाइज किया है पार्लियामेंट ने कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज होता है चिल्ड्रन का, ये एक हीनियस क्राइम है और इसको इफेक्टिवली एड्रेस करने की आवश्यकता है। मतलब कि अगर जनरली इसको बीएनएस के अंदर हम लोग एड्रेस कर रहे हैं तो इसको हम इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पा रहे, हमें और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और हार्शेस्ट पनिशमेंट देने की आवश्यकता है ताकि हम इसको इफेक्टिवली एड्रेस कर सके। चाइल्ड के अगेंस्ट में होने वाले ऑफेंसेस को हम लोग इफेक्टिवली एड्रेस कर सकें। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब 14 नवंबर की डेट तो मैंने आपको बताई दी है इनैक्टमेंट की, तो यहां पे ये लिखा हुआ है दिस इज 14 नवंबर 2012। ये देखिए, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्लॉज से हम लोग शुरू करते हैं। ज्यादा कुछ समझने के लिए इसमें है नहीं, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में जो आपको याद रखना है। इसमें आपको बस सेक्शन नंबर याद रखने की आवश्यकता है और कुछ सेक्शन 2 के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो सेक्शन 2 क्लॉज ए एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन सेक्शन 5। ठीक है, ये याद रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन सेक्शन 9। नेक्स्ट है आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज, ये छोड़ दो, नॉट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना बस। हाँ, डी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड, चाइल्ड कौन होता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम की हो। ठीक है, डीए चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये भी याद रखना क्योंकि अमेंडमेंट से ऐड किया गया। जब भी किसी डेफिनेशन को अमेंडमेंट से ऐड किया जाता है तो वो डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड विच इंक्लूड फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज indistinguishable from an actual child and image created, adapted or modified but appear to depict a child। तो यहां पर बेसिकली क्या कह रहा है? ऐसा विजुअल डिपिक्शन जहां पे कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट दिखाया जा रहा है इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। ठीक है, कोई भी सेक्सुअली कंडक्ट दिखाया जा रहा है, सेक्सुअल कंडक्ट दिखाया जा रहा है, इसमें चाइल्ड की इन्वॉल्वमेंट है। एंड नाउ इट इंक्लूड्स फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने बेसिकली एआई इमेजेस को भी इंप्लाइडली इसके अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन हम लोग लेंगे सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, नेक्स्ट है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट पढ़ लेना इसको भी। ठीक है, प्रिस्क्राइब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल हैव द सेम मीनिंग असाइन्ड टू इट इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल असॉल्ट, नॉट इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल हरासमेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ समझाने के लिए इसमें है नहीं। शेयर्ड हाउसहोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, मीन्स अ हाउसहोल्ड वेयर द पर्सन चार्ज्ड विद द ऑफेंस लिव्स और हैज लिव्ड एट एनी टाइम इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि पोक्सो के अंदर किसी भी ऑफेंस के लिए चार्ज्ड है, अगर वो चाइल्ड के साथ कुछ टाइम के लिए रहा है या परमानेंटली उसके साथ रहता है, तो हम यहां पर कहेंगे दैट पर्सन shares a household with the child। इसको दोबारा पढ़ते हैं। means a household where the person charged with the offense lives or has lived at any time in a domestic relationship with the child। important यहां पर ये domestic relationship भी share होना चाहिए between the person charged with an offense under this act and the child। ठीक है, मतलब यहां पे हम लोग किराएदारों को इंक्लूड नहीं कर रहे। आगे देखते हैं। स्पेशल कोर्ट मीन्स अ कोर्ट डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सेक्शन 28। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32। बाय वर्च्यू ऑफ बीएनएसएस, इफ यू रिमेंबर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 10 साल, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं। द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन द सेड कोड्स और द एक्ट्स। ठीक है, मतलब बेसिकली यहां पर यही कह रहा है कि पोक्सो के अंदर अगर कोई टर्म डिफाइंड नहीं है, ठीक है, और हमें उस टर्म का मतलब पता लगाना है,
तो हम इन एक्ट्स को रेफर कर सकते हैं अगर इन पर्टिकुलर एक्ट्स में उस टर्म को डिफाइन किया गया है तो। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 3 से शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैंने आपको बता दिया ना। वेट, ये याद रखना, ए बी भी ध्यान रखना, सी छोड़ दो, डी ध्यान रखना। फिर आपका डी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, कि कहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिफाइंड है। आगे है आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये भी इसको पढ़ लेना, ठीक है, एक दो बार पढ़ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है के, ठीक है, के को ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए सेक्शन 3 से शुरू करते हैं। नाउ चैप्टर 2, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ए, penetrative sexual assault and punishment therefore. Penetrative sexual assault. A person is said to commit penetrative sexual assault if he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person. क्या बोल रहा है यहाँ पर? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हम कब बोलेंगे? जब आप पेनिट्रेशन करें 18 साल से कम बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स में, ठीक है। अगर आप किसी भी एक्सटेंट तक पेनिट्रेट करते हो किसी भी चाइल्ड के सेक्सुअल ऑर्गन में, तो इट विल बी सेड दैट यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सिर्फ यहीं तक नहीं, अगर आप चाइल्ड को फोर्स करते हो कि वो आपको पेनिट्रेट करे या फिर आपके किसी सेक्सुअल ऑर्गन में पेनिट्रेट करे या फिर आपके किसी जानने वाले पर्सन को आप फोर्स करवा रहे हो चाइल्ड को कि उसमें पेनिट्रेट वो करे, तो ये भी एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के कैटेगरी में फॉल करेगा। तो इसके अंदर हमने क्या समझा? या तो पेनिट्रेशन आप खुद कर रहे हो सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर, या तो आप चाइल्ड से पेनिट्रेशन करवा रहे हो खुद के अंदर या फिर किसी और इंडिविजुअल के अंदर, तो इट विल बी सेड टू बी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पीनस इनटू द वजाइना, द यूरेथ्रा और एनस ऑफ द चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। यहां पर क्या बोल रहा है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी पार्ट को, नॉट बीइंग द पीनस, ठीक है, अगर किसी भी चाइल्ड के सेक्सुअल ऑर्गन्स में किसी भी एक्सटेंट तक पेनिट्रेट करते हो, तो आपने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सी, ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना, urethra, anus or any part of body of the child or makes the child to do so with him or any other person. बेसिकली यहां पर ये कह रहा है कि देखो, आपकी तरफ से एक पॉजिटिव एक्ट है जिसके थ्रू आप पेनिट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो ए और बी के अंदर कवर हो जाएगा। या फिर आप चाइल्ड को फोर्स कर रहे हो और उसके तरफ से एक पॉजिटिव एक्ट करवा रहे हो ताकि आपके अंदर पेनिट्रेशन हो जाए, तो अगेन वो ए और बी के अंदर कवर हो जाएगा। सी क्या बोलता है कि अगर मान लो आप कोई पॉजिटिव एक्ट खुद से नहीं कर रहे हो, रादर आप चाइल्ड के बॉडी को मैनिपुलेट कर रहे हो, लाइक उसके पैरों को खोल रहे हो। मान लो दो लोग हैं, वो चाइल्ड को उठा दिए हैं, ठीक है, उसके पैरों को खोल दिए, एंड देन जिस इंसान को पेनिट्रेशन करना है वो अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं कर रहा, रादर वो दो लोग जो चाइल्ड को उठाए हुए हैं वो चाइल्ड को जबरदस्ती पेनिट्रेशन करवा रहे हैं, तो दैट व्हाट वी कॉल एज मैनिपुलेशन। तो अगर आप चाइल्ड को चाइल्ड के किसी भी बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करते हो ताकि पेनिट्रेशन हो सके इनटू द सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है, या फिर आप ऐसे मैनिपुलेट करते हो चाइल्ड को कि उसके वो आपके अंदर पेनिट्रेट कर सके या तो आप उसके अंदर पेनिट्रेट कर सको, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब देखिए डी तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इसको इंक्लूड करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि जो डी का पार्ट है ना ये कहीं ना कहीं बी के अंदर कवर्ड है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बी के अंदर पढ़ा इफ यू इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो वो भी यही कहलाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब डी क्या कहता है? ही अप्लाइज हिज माउथ to the penis, vagina, anus, urethra of the child or makes the child to do so to such person or any other person। तो कहीं ना कहीं impliedly ये बी के अंदर तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, ये आपको लगेगा कि कवर हो जाएगा, बट एक्चुअली कवर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यहां पे टर्म जो यूज हुआ है, ध्यान से देखिए, ये यूज हुआ है अप्लाइज, नॉट इंसर्शन, नॉट पेनिट्रेशन, इट्स नॉट पेनिट्रेशन, ठीक है। And for the offense of penetrative sexual assault, it is important that penetration takes place to any extent. When a person applies his mouth to any of the sexual organs of a child, तो penetration नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप उसके sexual organs पे अपना माउथ अप्लाई कर रहे हो तो वो भी हम कहेंगे penetrative sexual assault, और इसको हमने इस कैटेगरी में इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर actual penetration takes place नहीं होता है। समझ में आ गया आपको ना? अब इसके पनिशमेंट पे आते हैं। Section 4, punishment for penetrative sexual assault. Whoever commits penetrative sexual assault
shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. मतलब कि अगर आपने सेक्शन 3 के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो उसकी पनिशमेंट क्या है? मिनिमम 10 years and which may extend to imprisonment of life. IOL मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है. And plus the person convicted shall also be liable to fine. Clause 2, whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16 years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person and shall also be liable to fine. अब अगर आपने सेक्शन 3 का ऑफेंस कमिट किया है किसी 16 साल से कम के बच्चे के ऊपर, ठीक है, तो यहां पे जो पनिशमेंट है कितनी हो जाएगी? मिनिमम 20 years which may extend to life imprisonment, ठीक है, which means imprisonment for remainder of life प्लस फाइन, ठीक है. अब मैं आपको एक बात बताता हूं, शायद आपको ये बात ना पता हो, ठीक है. अभी आपने ऊपर एक टर्म पढ़ा कि अगर आपने सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर आप फॉल करते हो, ठीक है, अगर आप सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर फॉल करते हो तो आपको मिनिमम पनिशमेंट मिल सकती है 10 साल की एंड इट कैन एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट. जब हमने सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 पढ़ा तो इसके अंदर दिया हुआ है कि आपको मिनिमम 20 ईयर्स की पनिशमेंट मिलेगी बट इट कैन एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट विच मीन्स द रिमाइंडर ऑफ पर्सन्स नेचुरल लाइफ. अरे भैया यहां पर भी तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो ये लिखने की आवश्यकता क्या है? विच मीन्स इंप्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ लाइफ प्लस फाइन. क्या जरूरत है इसको लिखने की? देखिए मेरी बात को ध्यान समझिए. जब हम लाइफ इंप्रिजनमेंट को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट तो इसका मतलब होता है 20 ईयर्स बाय वर्च्यू ऑफ BNS. वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट को कैलकुलेट करना है तो वो होगा, आप उसे कैलकुलेट करोगे 20 साल मान के, ठीक है. अब आपको ये लगेगा अच्छा ठीक है, मतलब ये हुआ कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब यहां पर ये है कि किसी इंडिविजुअल को 20 साल की पनिशमेंट मिली है. द आंसर इज नो. लाइफ इंप्रिजनमेंट जब आपको एज ए पनिशमेंट अवॉर्ड किया जाता है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का अगेन मतलब वही होता है कि आपको लाइफ टाइम इंप्रिजन किया जा रहा है. तो एक जगह पे हम लाइफ इंप्रिजनमेंट क्यों लिख रहे हैं और एक जगह पे हम लाइफ इंप्रिजनमेंट विच मीन्स इंप्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ लाइफ क्यों लिख रहे हैं? देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूं. जब किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट अवॉर्ड किया जाता है तो लाइक अराउंड 14 साल के बाद उसका जो सेंटेंस है उसको रेमिट किया जा सकता है, ठीक है. और रेमिशन प्रोवाइड करने की जो पावर है इट इज विद द गवर्नमेंट. ठीक है, तो मान लो बंदे को मिली थी लाइफ इंप्रिजनमेंट, 14 साल के बाद उसके गुड कंडक्ट को नजर में रखते हुए जो मतलब सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, उसके लाइफ इंप्रिजनमेंट को रेमिट कर दिया और 14 साल पे उसको रिलीज कर दिया. ठीक है, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिए. जब ये टर्म यूज हो जाता है रिमाइंडर फॉर लाइफ, इसका मतलब यहां पर ये है कि रेमिशन अब नहीं हो सकता. दोनों में डिफरेंस को समझिए. लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब भी वही होता है कि आपको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट ग्रांट किया जाएगा, ठीक है, और जो नीचे टर्म यूज हुआ है इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ लाइफ, उसका मतलब सेम होता है. लेकिन दोनों में डिफरेंस यहां पर यह आ जाता है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट में रेमिशन हो सकता है, लेकिन अगर जज ने रिमाइंडर ऑफ लाइफ टर्म यूज कर दिया है तो वहां पर रेमिशन नहीं हो सकता. ठीक है, रेमिशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ अ प्रिजन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टाइप. ठीक है, अच्छा एक टर्म होता है, ये तो हो गया रेमिशन. फिर आपने एक टर्म और पढ़ा होगा, कम्यूटेशन. तो कम्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि जो हैवी पनिशमेंट होती है ना, हैवी पनिशमेंट इज चेंज्ड इनटू लाइटर वन. फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार अगर आप कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो अगर लाइव लॉ या फिर बार एंड बेंच का, तो वहां पे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कम्यूटेड द डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इंप्रिजनमेंट. इसका मतलब यहां पर ये होता है किसी हैवियर पनिशमेंट को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ लाइटर पनिशमेंट. इज दैट क्लियर? फिर एक होता है पार्डन.
ठीक है। पार्डन का मतलब यहां पर ये नहीं होता है कि आपको हम लाइक गिल्टी नहीं मान रहे, हम आपको गिल्टी मान रहे हैं, आपको कन्विक्ट भी कर दिया हमने, आपको इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी भी अवॉर्ड कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब पार्डन हो जाता है ना, तो पार्डन में ये होता है कि ऑल टुगेदर जो आपकी पनिशमेंट है उसको माफ कर दिया जाता है। इसका इफेक्ट ये नहीं होता कि जो आपका कन्विक्शन है उसको ओवरटर्न कर दिया गया, ये इसका मतलब नहीं होता है। पार्डन का मतलब बस यहां पर ये होता है कि जो आपकी पनिशमेंट है उसको हमने माफ कर दिया। तो ये तीनों टर्म्स का डिफरेंस समझ गए ना, ठीक है। और लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ लाइफ, इसका डिफरेंस आप लोग समझ गए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर आपने 16 साल से कम के बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट किया है, जो कि सेक्शन 3 के अंदर डिफाइंड है, तो हम आपको मिनिमम 20 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट ग्रांट कर सकते हैं, विच मे एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, विच मीन्स रिमाइंडर ऑफ लाइफ, प्लस आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, द फाइन इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1 shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim। तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 यहां पर ये कह रहा है कि जो फाइन इंपोज किया जाएगा, पहले तो ये जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, और इसमें आप सिर्फ उतना ही अमाउंट स्टिपुलेट करोगे जितना जरूरी है किसी बच्चे के मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए और उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए। रिहैबिलिटेट का मतलब होता है कि वो सोसाइटी में वापस से सर उठा के चल सके, बस इतना समझ लीजिए इन शॉर्ट, ठीक है। समझ में आ गया आपको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट? आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। अब कब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड फॉर्म का हो जाता है, हम इस सेक्शन के अंदर समझेंगे, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर बहुत सारे इंस्टेंसेस कवर हैं जहां पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, उनको आप मार्क कर लेना और उनको याद रखना, ठीक है। पहला है, whoever being a police officer commits penetrative sexual assault on a child within the limits of the police station or premises at which he is appointed, ठीक है। In the premises of any station house, whether or not situated in the police station to which he is appointed, or in the course of his duties or otherwise, or where is known as or identified as a police officer। तो यहां पे ये कह रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल जानता है कि ये बंदा पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में जनरली लोग जानते हैं कि ये बंदा पुलिस ऑफिसर है और उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया है, तो क्या बन जाएगा? एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। थर्ड क्या बोल रहा है? इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज, लाइक ही इज एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग अ मैटर, ठीक है, और उस दौरान लाइक जब भी वो जो उसका पुलिस ड्यूटी है जब वो उसको निभा रहा है, उस दौरान अगर उसने मान लो इसमें कोई एक्ट कर दिया तो इट विल बी सेड एज एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। यहां पर ये इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस whether or not situated in the police station to which he is appointed। देखो स्टेशन हाउस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसे मान लो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहां पर मेन पुलिस स्टेशन है उस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। अब इसके छोटे छोटे स्टेशन हाउस होते हैं कई सारे जगह पे, ठीक है। तो ये स्टेशन हाउस जो है ना, ये इसके कंट्रोल के अंदर ही होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक ब्लू कलर की छोटी सी बिल्डिंग होती है, वहां पे 3-4 पुलिस ऑफिसर बैठते हैं, उसको हम स्टेशन हाउस कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो वो पुलिस स्टेशन में नहीं है बट वो स्टेशन हाउस के अंदर है और वहां पर उसने लाइक किसी बच्चे के अगेंस्ट में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट किया है, तो व्हाट इट विल बिकम? एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और पहला तो आपको समझ में आ ही गया होगा, समझाने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ए, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बी, whoever being a member of the armed forces or security forces commits penetrative sexual assault on a child within the limits of the area to which the person is deployed in any area under the command of the forces or armed forces in the course of his duties or otherwise, or where the said person is known or identified as a member of the security or armed forces। ये भी लगभग सेम ही है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सी, whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child, ठीक है। ये तो काफी हद तक कॉमन सेंस की बात है कि अगर पब्लिक सर्वेंट किसी चाइल्ड के अगेंस्ट में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो ऑफ कोर्स इट शुड बी डीम्ड टू बी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। D, whoever being on the management or on the staff of a jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection established by or under any law for the time being in force commits penetrative sexual assault on a child being inmate of such jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection, ठीक है। यहां पर बेसिकली यही कह रहा है कि if the person is a staff member or the part of the management of a jail, remand home, protection home, observation home, whatever the places there has been prescribed, ठीक है, अगर वो किसी भी बच्चे के अगेंस्ट में
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वहां पर वो कहलाएगा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ई पे आते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह कवर हो गया, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एफ, whoever being on the management or staff of an educational institution। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, इट्स ऑल कॉमन सेंस। तो आपको ये पता ही होगा कि अगर मान लो हॉस्पिटल के अंदर, किसी रिमांड होम, ऑब्जर्वेशन होम, जेल के अंदर, या फिर अगर लाइक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किया जा रहा है, तो इट विल बी सेट टू बी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। लेकिन इसमें एफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है किसी ने किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि एक बच्चा वॉशरूम गया था और वहां पे जो पियोन था उसने उसके अगेंस्ट में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट कर दिया, तो ये क्या होगा? तो याद रखना, इट विल बिकम एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो कुछ टर्म्स यूज करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए एफ को ध्यान रखना, एफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी, whoever commits gang penetrative sexual assault on a child, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। whoever commits gang penetrative sexual assault on a child, मतलब अगर ग्रुप में कोई कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई गैंग है, अगर वो बच्चे के अगेंस्ट में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो इट विल बी डीम्ड दैट द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, when a child is subjected to sexual assault by one or more persons of a group in furtherance of their common intention, each of such persons shall be deemed to have committed gang penetrative sexual assault within the meaning of this clause, and each of such person shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। अब देखिए मेरी बात को ध्यान समझिए। सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इट डिफाइंस कॉमन इंटेंशन। ठीक है, कॉमन इंटेंशन क्या होता है? जब आपका कोई प्री अरेंज्ड प्लान हो, ठीक है, प्लस आप 2 से अधिक मेंबर्स हो, ठीक है, प्लस वो जो प्री अरेंज प्लान है ये एक ऑफेंस कमिट करने के लिए है। ठीक है, जो प्री अरेंज प्लान है ये एक ऑफेंस कमिट करने के लिए है। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि जितने भी लोग उस ऑफेंस को कमिट करने में इन्वॉल्व थे, सब लोग कॉमन इंटेंशन से मूव कर रहे थे। एंड अगर किसी एक बंदे ने भी ऑफेंस कमिट किया है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो 4 इंडिविजुअल्स थे, एक गेट के बाहर खड़ा है, ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्राइम, बस वो गेट के बाहर खड़ा था और वो ध्यान दे रहा था कोई गेट के अंदर ना आ जाए। दूसरा बंदा चाइल्ड को पकड़ के रखा है, ठीक है। तीसरा बंदा जो है ये मैं चाइल्ड और गेट लिख दिया, आप समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, अपने वर्ड्स में आप लिख लेना। तीसरा बंदा जो है वो चाइल्ड का मुंह बंद किया हुआ है, क्लोज द माउथ। और जो चौथा बंदा है, ही वॉज कमिटिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट द चाइल्ड। अब देखिए यहां पर जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस है वो खाली एक ही इंडिविजुअल ने कमिट किया है, लेकिन यहां पर इस पूरे ऑफेंस को कमिट करने में जो इन्वॉल्वमेंट है वो 4 लोगों की है। भले ही ऑफेंस सिर्फ एक इंडिविजुअल ने किया है, दैट इज फोर्थ वाले ने, लेकिन हम यहां पर यह मानेंगे क्योंकि आप कॉमन इंटेंशन के साथ इस ऑफेंस को कमिट किए हो, तो चारों के चारों लोग यहां पर उस ऑफेंस के लिए गिल्टी माने जाएंगे। इज दैट क्लियर? यही कह रहा है एक्सप्लेनेशन के अंदर, ठीक है, कि अगर एक बंदे ने भी, गैंग के किसी एक बंदे ने भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है और बाकी लोग वहां पर कॉमन इंटेंशन के साथ मूव कर रहे थे, कोई कोई बच्चे का मुंह पकड़ा हुआ है, कोई बच्चे का पैर पकड़ा हुआ है, कोई गेट के बाहर खड़ा है, ठीक है, तो हम यहां पर ये मान के चलेंगे कि सबने मिलके वहां पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट किया, बट इट विल कन्वर्ट इनटू एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो जी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एच, whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance और corrosive substance, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉमन सेंस है, तो इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। whoever commits I'm so sorry, थोड़ा गला थोड़ा हो गया था, ठीक है, हाँ, whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to sexual organs of the child, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ पर यही कह रहा है अगर आपने कोई भी ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, ठीक है, या फिर कोई इंजरी कॉज की है सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड को या फिर चाइल्ड को, तो वहां पे भी हम उसको मानेंगे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जे, whoever commits penetrative sexual assault on a child which physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause L of section 2 of Mental Health Act 1987 or causes impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks temporarily or permanently। आप पढ़ लेना जे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं।
इन द केस ऑफ ए फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये ध्यान रखना, अगर चाइल्ड प्रेग्नेंट हो गया, लाइक फीमेल चाइल्ड अगर है और वो प्रेग्नेंट हो गई, देखिए मैंने आपको ये बात बताया नहीं है शायद से कि जो पोक्सो एक्ट है ना जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। तो जब हम बात यहाँ पे चाइल्ड की करते हैं ना, हम जब बात यहाँ पे चाइल्ड की करते हैं जो कि 18 साल से कम का है, तो यहां पे हम लोग एक गर्ल चाइल्ड और एक बॉय चाइल्ड दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर फीमेल चाइल्ड है और उस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से वो फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अगर आपने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है और आप बच्चे के अंदर HIV या कोई भी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ट्रांसफर कर देते हो या कोई इन्फेक्शन ट्रांसफर कर देते हो जिसकी वजह से चाइल्ड टेम्पररली या परमानेंटली इंपेयर हो जाए, ठीक है, तो वहां पर अगेन यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, कह रहे तो काफी तक इंप्लाइड है, अगर चाइल्ड की डेथ कॉज हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देखिए यहाँ पे डेथ ऑफ द चाइल्ड का जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने मर्डर किया है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यू फर्स्ट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड देन देयर आफ्टर कॉज द डेथ ऑफ द चाइल्ड। अगर सिर्फ डेथ कॉज किया है विदाउट एनी सेक्सुअल एक्ट, ठीक है, तो वो फिर मर्डर के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है पहले, फिर उसका डेथ कॉज किया है, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे के, whoever taking advantage of a child's mental or physical disability commits penetrative sexual assault on the child. L, whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने एक से अधिक बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट किया है तो वहां पर हम मानेंगे कि आपने जो ऑफेंस कमिट किया है इट इज एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। M, whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। अभी हमने सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 5 क्लॉज M, ये 3 पढ़ा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं ये चीज, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो पनिशमेंट है दैट इज मिनिमम 20 years विच में एक्सटेंड टू life imprisonment, which means remainder of natural life, और डेथ, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, अगर आपने 16 से 18 साल के बीच के बच्चे के अगेंस्ट में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट किया एंड प्लस आप सेक्शन 5 के किसी भी कैटेगरी को सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो आपको मिनिमम कितना पनिशमेंट मिल सकता है, 10 साल का। अगर आपने 16 साल से कम के बच्चे के अगेंस्ट में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, ठीक है, और आप सेक्शन 5 के किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो आपको मिनिमम इंप्रिजनमेंट मिल सकता है 20 years का, ठीक है, प्लस लाइफ इंप्रिजनमेंट विच मींस रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, लेकिन यहां पे डेथ सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा। अब आपने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है टू अ चाइल्ड जिसकी उम्र 12 साल से कम की है, तो वहां पर हम आपको 20 साल का इंप्रिजनमेंट देंगे मिनिमम, हम आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, ठीक है, विच मींस द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, प्लस हम आपको डेथ सेंटेंस भी अवॉर्ड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में ना पोक्सो के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब में खेल बस ना एज का ही होता है, एज ऊपर नीचे करेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी के एज में अगर आप ऑफेंस कमिट करते हो तो आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे N, whoever being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care or having a domestic relationship with the parent of the child or who is living in the same or shared household with the child commits penetrative sexual assault on such child, ठीक है, कॉमन सेंस है ये। O, whoever being in the ownership or management or staff of any institution providing services to the child commits penetrative sexual assault on the child, मतलब अगर आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के पार्ट हो या उसके ओनर हो या उसके स्टाफ हो जहां पर चाइल्ड को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और वहां पर अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट किया जाता है तो वहां पर क्या कहलाएगा, इट वुड बी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। आगे whoever being in a position of trust or authority of a child commits penetrative sexual assault the child in an institution or home of the child or anywhere else, ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child, एक तो मर्डर में भी ये हो जाएगा और अटेम्प्ट टू मर्डर में भी ये बन जाएगा aggravated penetrative sexual assault. आगे whoever commits, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना 2-3 बार, ठीक है. S, whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence or during any natural calamity or in similar situations, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर किसी नेचुरल कैलामिटी के दौरान या किसी राइटिंग या किसी कम्युनल वायलेंस के दौरान अगर आप बच्चे के अगेंस्ट में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट करते हो तो वहां पे इट विल टर्न आउट टू बी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. आगे देखते हैं टी में. whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offense under this act or any sexual offense punishable under any other law for the time being in force. मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने चाइल्ड के अगेंस्ट में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट किया है, प्लस अर्लियर आप कन्विक्ट हो चुके हो किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस के लिए, चाहे इस एक्ट के अंदर या किसी और क्रिमिनल लॉ के अंदर, तो वहां पर इट विल कन्वर्ट इनटू एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. यू, whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये भी याद रखना, टी भी ध्यान रख लेना, ठीक है. तो यहां पर ये सारे हो गए एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. अब इसकी पनिशमेंट देखते हैं, आइए. whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person and shall also be liable to fine or with death. ठीक है. अब देखिए मेरी बात को ध्यान समझिए. जब हम बात करते हैं पनिशमेंट की, ठीक है, पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो इम्प्रिजनमेंट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है. एक होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है. फिर अगेन इम्प्रिजनमेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया सकता है. वन इज सिंपल एंड द अदर इज रिगरस. ये आपको मिलेगा सेक्शन 4 के अंदर. सेक्शन 4 बीएनएस के अंदर आपको 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट मिलेंगे, जिसमें से एक आपका कम्युनिटी सर्विस भी है, इसको न्यूली ऐड किया गया है बीएनएस के अंदर, ठीक है. 6 प्रकार के पनिशमेंट आपको मिलेंगे सेक्शन 4 बीएनएस के अंदर, ठीक है. नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या टर्म यूज हुआ है कि आपको अगर आपने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट किया है तो हम आपको इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं मिनिमम 20 ईयर्स का, जो कि एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए. और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो आपकी इंप्रिजनमेंट होगी ये रिगरस होगी, यही डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है ना. ये इंपॉर्टेंट है. 16 साल से कम में आपने किया है तो आपको मिनिमम 20 ईयर्स तो मिलेगा, लेकिन वो सिंपल रहेगा, वहां पर रिगरस यूज नहीं हुआ है, तो यहां पर आपको रिगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. प्लस आप फाइन के लिए भी लायबल हो और हम आपको डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं. जब बात करते हैं डेथ पेनल्टी की तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा. इसके डेथ पेनल्टी का जो लैंडमार्क जजमेंट है दैट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पर यह कहा गया था चलिए एक बात आपको बताता हूं ऐसे एक्स्ट्रा, ठीक है. जहां पर यह कहा गया था कि अगर आपको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करनी है एज ए पनिशमेंट तो ये सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही होना चाहिए. रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा ऑफेंस, मतलब देखो ऑफेंस है, ठीक है, लेकिन ऑफेंस को जिस प्रकार से किया गया, जब आप सुनते हो ना तो वो आपका कॉन्साइंस हिला देता है. जो ह्यूमन कॉन्साइंस है, जो सोसाइटी का कॉन्साइंस है ना, उसको एकदम लाइक वो डिस्टर्ब करता है, एकदम हिला देता है. तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर जो एक्ट है इट फॉल्स इनटू रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी एंड वहां पर हम डेथ पेनल्टी उसको अवॉर्ड कर सकते हैं. तो अब मेरी बात को ध्यान समझिए. एक केस हुआ था, ये आपको वैसे पता होना चाहिए, स्वामी श्रद्धानंदा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, केएन लिख दे रहा है इन शॉर्ट, ठीक है. और एक केस और हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीहरन, ठीक है. अब देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ऑब्जर्व की, ठीक है. उन्होंने ये बोला कि देखो हमारे पास लाइफ इंप्रिजनमेंट है और हमारे पास डेथ पेनल्टी है, ठीक है. अब बच्चन सिंह में ये कह दिया गया है कि डेथ पेनल्टी आपको खाली अवॉर्ड करना है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, ठीक है. अब एक केस आपके पास ऐसा आया जहां पर ना आप उसको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर सकते हो, ना आप उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हो, तो उसका मिडिल ग्राउंड क्या है? मतलब वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी इतना हीनियस है कि वहां पर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी एज ए पनिशमेंट देना जस्टिफाइड नहीं होगा. तो इसीलिए द लेजिस्लेचर केम अप विद द सॉल्यूशन दैट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट, विच मीन्स इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ लाइफ, ठीक है. एंड अगर मान लो उसका जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर के बहुत ही करीब है, तो वहां पर क्या हो जाएगा?
रिमाइंडर ऑफ लाइफ प्लस रिगरस इंप्रिजनमेंट। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखना, इन केसेस को ध्यान रखना, स्वामी श्रद्धानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीहरन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर यही कह रहा है क्लॉज 2 कि जो भी फाइन इंपोज किया जाएगा वो रीजनेबल होगा और विक्टिम को पे किया जाएगा उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन के पर्पज से। नाउ सेक्शन 7, सेक्सुअल असॉल्ट। Whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। बेसिकली सेक्शन 7 यहां पर ये कह रहा है कि आपने किसी भी एक्सटेंट तक कोई पेनिट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने चाइल्ड के सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच किया है। प्लस जब आपने चाइल्ड के सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच किया है तो आपका एक सेक्सुअल इंटेंट भी था। ऑल्सो या तो आपने ये किया है या तो आपने यही सेम चीज चाइल्ड को फोर्स की है या उसको मैनिपुलेट किया है आपके साथ करने के लिए, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि आपने सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट किया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अब मुझे केस का नाम नहीं याद है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको केस बता दूंगा। ठीक है, देखिए बेसिकली यहां पर हुआ ये था कि एक इंडिविजुअल ने एक बच्चे को, एक लाइक फीमेल चाइल्ड को शर्ट के ऊपर से उसके ब्रेस्ट को प्रेस किया था। ठीक है, यहां पर मैटर हाईकोर्ट तक गया, तो हाईकोर्ट ने यहां पर ये ऑब्जर्व किया कि देखिए सेक्शन 7 के सेक्सुअल असॉल्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बॉडी टू बॉडी टच हो। ठीक है, और क्योंकि उसने शर्ट के ऊपर से ब्रेस्ट को प्रेस किया था तो यहां पर सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया था एंड दे सेड कि अगर शर्ट के ऊपर से भी टच किया गया है तब भी वो सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। मैं आपको केस नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, या फिर अगर मैं एक बार देख के ना इस लेक्चर के एंड में आपको बता दूंगा कि वो कौन सा केस लॉ था। ठीक है, अब इसकी पनिशमेंट क्या है, अब जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसकी पनिशमेंट है कि 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा एंड अगेन वही फाइन जो है वो पे किया जाएगा विक्टिम को, चाइल्ड विक्टिम को। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिए, जो ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी है ये वही सेम है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की तरह। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, जो पार्ट मैंने इंपॉर्टेंट बताया ना उसको ध्यान रखना। ठीक है, एंड इसकी जो पनिशमेंट है वो आपको मिल जाएगी सेक्शन 10 के अंदर। ये कितना हो गया अब यहाँ पे, मिनिमम 5 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। ठीक है, तो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो पनिशमेंट है वो क्या है, मिनिमम 3 विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। ठीक है, और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो पनिशमेंट है वो क्या है, मिनिमम 5 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। ठीक है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, अब आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट पे। अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन ए चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विथ सेक्सुअल इंटेंट utters any word or makes any sound or makes any gesture or exhibits any object or part of body with the intention that such word or sound shall be heard or such gesture or object or part of body shall be seen by the child, or makes the child exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person, shows any object to a child in any form or media for pornographic purposes, or repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly or through electronic, digital or any other means। अब देखिए यहाँ पे जो क्लॉज 4 है ये बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 77 ऑफ BNS इट बिकम्स वोयरिज्म। ठीक है, लेकिन यहां पर इसको हमने क्या टर्म दिया है, सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, threatens to use in any form of media a real or fabricated depiction through electronic, film or digital or any other mode of any person of the body of the child or the involvement of the child in a sexual act, or entices a child for pornographic purposes or gives gratification therefore। Explanation, any question which involves sexual intent shall be a question of fact। तो यहाँ पर बेसिकली यही कह रहा है कि अगर आपने सेक्सुअल इंटेंट के साथ इनमें से कोई भी एक्ट किया है, इसको आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, हाँ, अगर आपने सेक्सुअल इंटेंट के साथ इनमें से कोई भी एक्ट किया है, ठीक है, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 12 के अंदर वो कितनी हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा पोक्सो एक्ट के अंदर, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 3 जो डिफाइन करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को। ठीक है, फिर हमने सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर ये पढ़ा कि अगर आपने ये ऑफेंस कमिट किया है 16 से 18 साल के बीच के चाइल्ड के ऊपर, तो हम आपको पनिश कर सकते हैं मिनिमम
10 साल की इंप्रिजनमेंट के साथ, जो कि एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है, प्लस फाइन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, जहां पर हमने ये देखा कि अगर आप 16 से कम उम्र के बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट करते हो तो जो मिनिमम पनिशमेंट आपको अवॉर्ड की जाएगी दैट वुड बी 20 ईयर्स, विच में एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, विच मीन्स रिमाइंडर ऑफ लाइफ प्लस फाइन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा सेक्शन 5, जहां पर आपका था एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। और सेक्शन 6 इसकी पनिशमेंट बताता है। वो क्या बताता है? वो ये बोलता है कि आपको हम मिनिमम इंप्रिजनमेंट देंगे 20 ईयर्स का, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, विच अगेन मीन्स रिमाइंडर ऑफ लाइफ प्लस फाइन और डेथ पेनल्टी। इज दैट क्लियर? और यहां पर जो इंप्रिजनमेंट होगा ये रिगरस होगा, ठीक है। फिर हमने सेक्शन 7 किया जहां पे सेक्सुअल असॉल्ट डिफाइंड है, ठीक है, और सेक्शन 8 में इसकी पनिशमेंट है मिनिमम 3 to 5 ईयर्स। फिर सेक्शन 9 के अंदर हमने एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को देखा और सेक्शन 10 के अंदर इसकी पनिशमेंट देखी कितनी है, 5 to 7 ईयर्स प्लस फाइन, ठीक है। फिर हमने सेक्शन 11 देखा विच वॉज सेक्सुअल हरासमेंट, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 12 में है अप टू 3 ईयर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं वो केस लॉ देख के आपको बता देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, इट वॉज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश, 2021 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो ऑब्जर्वेशन दी थी कि वहां पर वो एक्ट सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। और यहां पर क्या था, चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता ही देता हूं क्या था इस केस में, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने ये कहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, मतलब सेक्शन 7 के अंदर ये ऑफेंस नहीं है क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 3 ऑब्जर्वेशन दिए थे इस केस में। उन्होंने बोला फिजिकल कांटेक्ट जो है इसका मतलब ये नहीं होता कि स्किन टू स्किन टच हो, ठीक है। पहला उन्होंने बोला फिजिकल कांटेक्ट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट। दूसरा, टचिंग थ्रू क्लोथ, touching through cloth is sufficient if accompanied by sexual intent। और तीसरा बोला सुप्रीम कोर्ट ने द पोक्सो एक्ट मस्ट रिसीव अ purposive interpretation। keeping in mind its object of protecting children, ठीक है। तो इस केस में ये कहा गया था, ये केस भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स आपसे पूछ सकता है कि किस पर्टिकुलर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी विथ रिगार्ड टू सेक्शन 7 उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया था, ठीक है। तो 2-3 केस लॉज मैंने आपको बता दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में मतलब जब मैं मेरा गोल यही है कि 15 तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूं प्रीलिम्स का, उसके बाद मैं एक स्पेशल और सीरीज चलाऊंगा जहाँ पे मैं जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं 24, 25, 26 के जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं उसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। थोड़े बहुत फैक्ट्स और थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ। इज दैट क्लियर? चलिए फिर, थैंक यू सो मच। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करता हूँ। मेरे को आइडिया नहीं है नेक्स्ट में क्या बनाऊंगा, माइनर बनाऊंगा कि मेजर बनाऊंगा, ठीक है। जो भी रहेगा आपको मिल जाएगा, आजकल में मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।